नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। मैं शशिकांत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ रोजगार विद अंक पे। तो सभी जल्दी से जल्दी उपस्थित हो जाएंगे और साथ ही साथ कमेंट के माध्यम से आप सभी अपनी अपनी उपस्थिति एक बार दर्ज कराएं। कैसे हैं आप सब? सब कोई बढ़िया? तो सभी जल्दी से जल्दी उपस्थित हो जाएंगे। चलिए, तो सभी उपस्थित हो गए। सभी को गुड मॉर्निंग। कल के सेशन से संबंधित किसी के मन मस्तिष्क में कोई डाउट हो तो अगले 1 से 2 मिनट में अपने डाउट को क्लियर करवा लो और फिर शुरू करते हैं कि आगे है कोई डाउट। अच्छा, हिस्ट्री की क्लास मैं चालू करूं? चलिए, बात करूंगा, है ना? बात करूंगा। हिस्ट्री के बहुत सारे टीचर हैं तो मुझे तो दिया नहीं जाएगा, लेकिन मैं एक बार बात करके देख लूंगा आज या कल। अगर दिया जाता है तो मैं ज़रूर ही आप सभी को हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? चलिए, तो करें, शुरुआत करें। बिहार जी की बात करें, है ना? तो 4 से 8 के आसपास आपके क्वेश्चन बिहार जीके से रहेंगे, ठीक है ना? चलिए, तो कल हमने बिहार के बारे में नॉर्मल सी चीज़ें जो इंट्रोडक्शन हो सकती है उसकी हमने चर्चा पर चर्चा की। आज यहाँ पर टॉपिक डालिएगा बिहार का राजनैतिक परिचय, ठीक है ना? बिहार का राजनैतिक परिचय, बिहार का राजनैतिक परिचय। ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जिस बिहार की हम बात कर रहे हैं, है ना, कल से शुरू किया, और जिस बिहार के बारे में हम पढ़ेंगे, आखिर ये बिहार आया कैसे, अभी जो वर्तमान स्वरूप है वो हमें कब मिला। ठीक है, तो चलो यहाँ पर सबसे पहले लिख लो कि बिहार जो है, अपना बिहार जो है, ये पहले बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग था। क्या लिख लेना है? पहले बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग, बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग था, was the part of बंगाल प्रेसिडेंसी। ठीक है, उसके बाद 12 दिसंबर 1911, इस दिन क्या किया गया? इस दिन बंगाल से अलग करके एक राज्य के रूप में स्थापित करने की घोषणा की, है ना? तो इस दिन क्या लिख लेना है? अलग राज्य के रूप में स्थापित करने की घोषणा, स्थापित करने की घोषणा। ये घोषणा कहां पर होगी? तो इस समय तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया जाएगा, और उस तीसरे दिल्ली दरबार के आयोजन में 3 बड़ी घोषणाएं की जाएगी। सबसे पहली घोषणा की जाती है कि भारत की जो राजधानी है, जो अब तक कलकत्ता थी, उसे अब स्थानांतरित करके नई दिल्ली कर दी जाएगी। ठीक है। दूसरी घोषणा यह की जाती है कि जो 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, उस विभाजन को रद्द कर रहे हैं।
और तीसरी घोषणा की जाती है कि बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक नए राज्य के रूप में बिहार की स्थापना की जाएगी और उस बिहार में वर्तमान का जो झारखंड और उड़ीसा है उसको भी शामिल करते हुए, है ना। तो बिहार एवं उड़ीसा नामक राज्य की स्थापना की घोषणा कब की जाती है? ये की जाती है 12 दिसंबर 1911 को। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला अगला लाइन आपको यहां पर क्या लिख लेना है। घोषणा तो हो गई, अब बात करें स्थापना कब हुआ, है ना। बिहार की स्थापना कब हुई? तो ये होती है अंततः 22 मार्च 1912 को। ठीक है, तो 12 दिसंबर 1911 को घोषणा हुई और राज्य के रूप में स्थापित हुआ कब? 22 मार्च 1912 को। इसलिए हर 22 मार्च को हम बिहार दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या मनाते हैं? बिहार दिवस कह लें या फिर बिहार स्थापना दिवस। क्या कह लें? बिहार स्थापना दिवस। ठीक है, बिहार स्थापना दिवस। और अगर बात करें 2025 में हमने कौन सी स्थापना दिवस मनाई है, तो 1912 में पहली बार हमने मनाया, है ना। और अभी 25 है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे 113वां स्थापना दिवस हमने यहां पर मनाया। ठीक है, ठीक। जो बिहार दिवस अब मनाया जाता है ना, हर बिहार दिवस की एक थीम रहती है। अगर आपसे पूछ ले कि 113वें बिहार स्थापना दिवस की थीम क्या रही है ना, तो क्या लिखोगे? उन्नत बिहार विकसित बिहार। ठीक है, उन्नत बिहार विकसित बिहार, उन्नत बिहार विकसित बिहार। ठीक है, मैं साथ ही साथ यहां पर आप सभी के करंट को भी कवर करवाते हुए चल रहा हूं। और कल मैंने बोला था कि जो भी इंपॉर्टेंट होगा उस पर स्टार लगाते हुए चलूंगा। तो बिहार स्थापना दिवस क्या है? इंपॉर्टेंट है। और ये जो थीम है, थीम भी इस वर्ष का इंपॉर्टेंट है। 113वां स्थापना दिवस हमने मनाया है, ये भी क्या है हमारा? इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर है? चलिए ठीक है पंकज, आपकी बातों को मैं रखूंगा, है ना। अगर कह दी जाती है कि हाँ करवा देना, तो मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी को हिस्ट्री करवाने में। ठीक है, बहुत बढ़िया। लिख लिया सबने? बढ़े आगे, आगे बढ़े। उन्नत बिहार विकसित बिहार। ठीक, चलो अब इसके बाद क्या करना है? राज्य के रूप में स्थापना कब हुआ? 22 मार्च 1912। अब बात करें एक राज्य के रूप में कार्य करना कब से शुरू किया। ठीक है, तो ये करेगा 1 अप्रैल 1912। ठीक, राज्य के रूप में कार्य शुरू, राज्य के रूप में कार्य शुरू हो गया। ठीक है, कब? 1 अप्रैल 1912 से एक राज्य के रूप में इसने कार्य करना शुरू कर दिया। जो लाल स्टार दूंगा ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है, ध्यान रखना। अब यहां पर एक राज्य के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया, तो अब क्या होगा? यहां का कोई ना कोई प्रधान तो होगा, है ना, हेड ऑफ द स्टेट होगा। यानी कि इस समय जैसे वर्तमान में हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? राज्य का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य के जितने भी कार्य होते हैं वो सारे राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। तो इस समय अभी देखा जाए तो इसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। अभी ये पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित नहीं हुआ है। पूर्ण राज्यों में आप देखते हैं कि वहां पर राज्यपाल होते हैं, लेकिन जो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता वहां पर उप राज्यपाल होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो यहां पर क्या होगा? इस दिन से एक राज्य के रूप में कार्य करना शुरू किया, तो यहां पर एक क्या हो जाएंगे? उप गवर्नर। ठीक है, उप गवर्नर। और उप गवर्नर के संदर्भ में पूछे कि प्रथम उप गवर्नर बिहार के कौन, तो क्या लिखोगे? लिखोगे चार्ल्स स्टुअर्ट बेले। क्या लिखोगे? चार्ल्स स्टुअर्ट बेले। ये राज्य के पहले उप गवर्नर बनते हैं। ठीक, लिखते हुए चलो सारे। ठीक है, सारे लिखते हुए चलना, चार्ल्स स्टुअर्ट बेले। ठीक, क्लियर?
अब 1919 के अधिनियम के माध्यम से 1920 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। ठीक है, 1920 में अब क्या हुआ, अपना बिहार जो है ये पूर्ण राज्य बन जाता है ना, पूर्ण राज्य बना। और पूर्ण राज्य बना तो अब इस समय जो पहले उप गवर्नर था, अब यहां पर क्या हो जाएगा, गवर्नर हो जाएगा। इसलिए यहां पर अगर पूछे क्या चीज, यहां पर अगर पूछे आप सभी से कि इस समय गवर्नर कौन, और गवर्नर के संदर्भ में पूछे कि बिहार के प्रथम गवर्नर कौन, तो क्या लिखोगे, पता है, एक बार सभी कमेंट करके बताना, है ना। क्या नाम है इनका, लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक है, क्या चीज, लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक, ये राज्य के पहले गवर्नर बनते हैं। ठीक, ये बातें समझ में आ गई। उसके बाद राज्य की बात कर लें तो एक डेट फिर से आप सभी को याद होगा, क्या चीज, 1 अप्रैल 1936। याद आया, क्या चीज, 1 अप्रैल 1936। और इस समय क्या हुआ, तो बिहार से एक क्षेत्र अलग होकर एक नए राज्य के रूप में स्थापित होता है जिसे उड़ीसा कहा गया। यानी कि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा इससे क्या हो गया, अलग हो गया। उड़ीसा अलग और अलग होके एक राज्य के रूप में स्थापित हो जाता है, एक राज्य के रूप में इसकी स्थापना हो जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में कांस्टेबल वाले में अभी भी पूछा हुआ है। ठीक, अब इस समय पूछ सकता है कि इस समय, है ना, यहां पर कौन, है ना, इस समय कौन राज्यपाल थे, तो क्या लिखोगे, जेम्स डेविड सिफ्टन। जेम्स डेविड सिफ्टन। इस समय देखा जाए गवर्नर कौन है ना, तो क्या लिखोगे, जेम्स डेविड सिफ्टन। ठीक है, जेम्स डेविड सिफ्टन। क्लियर, जेम्स डेविड सिफ्टन। ठीक है, आगे देखें। इसके बाद बिहार से फिर से एक क्षेत्र अलग होगा और फिर से एक नए राज्य के रूप में गठित होगा। कौन सा, झारखंड। कब होगा, यह होगा 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, इस दिन क्या हुआ, झारखंड अलग होकर एक नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ। ठीक है, झारखंड क्या हुआ, झारखंड बिहार से अलग हुआ और एक राज्य के रूप में स्थापित हुआ, एक राज्य के रूप में इसकी स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, कब, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, लिखते हुए चल रहे हैं। लिखते हुए चल रहे हैं। अब इस समय पूछते कि इस समय राज्यपाल कौन था, क्या लिखोगे, विनोद चंद्र पांडे। ठीक है, जिस समय झारखंड अलग हुआ, इस समय अगर आपसे पूछे राज्यपाल कौन है ना, राज्यपाल कौन है ना, क्या लिखोगे, विनोद चंद्र पांडे। विनोद चंद्र पांडे, विनोद चंद्र पांडे। 2002 नहीं, 15 नवंबर 2000। आवाज जा रही है, थोड़ा सा वॉल्यूम आप सभी क्या कर लीजिए, बढ़ा लीजिए। ठीक है, यहां से प्रॉपर ग्राफ जो है प्रॉपर चल रही है। ठीक, यहां तक हो गया, लिख लिया सबने। से कल भी थी, आज भी है, लेकिन इसी क्लास में दूसरी क्लास होती है, वहां नहीं होती। चलो, मैंने बुला दिया फिर से। चलो, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा स्वतंत्रता के
पश्चात प्रथम गवर्नर, है ना। क्या पूछेगा आपसे? आपसे पूछेगा स्वतंत्रता के बाद प्रथम गवर्नर कौन? स्वतंत्रता के बाद प्रथम गवर्नर कौन? तो क्या लिखोगे? लिखोगे जयराम दास दौलतराम। क्या लिखोगे? जयराम दास दौलतराम। ठीक है, जयराम दास दौलतराम ये स्वतंत्रता के बाद पहले गवर्नर बनते हैं। और फिर एक क्वेश्चन बन सकता है यहां पर, क्या चीज? वर्तमान गवर्नर। क्या बनेगा? बनेगा वर्तमान गवर्नर। वर्तमान राज्यपाल कौन है ना? वर्तमान गवर्नर, वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो क्या लिखोगे? लिखोगे आरिफ मोहम्मद खान। क्या नाम है इनका? इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। अगर पूछे कौन से नंबर के, तो ये बिहार के 42वें राज्यपाल हैं। ठीक है, बिहार के ये 42वें राज्यपाल हैं। अब इम्पोर्टेंट की बात कर लें तो आरिफ मोहम्मद खान याद रखना है, जयराम दास दौलतराम याद रखना है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर देखें, है ना, ये देख लेना एक बार, है ना, ये देख लेना एक बार। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से दो है, जयराम दास दौलतराम और फिर आरिफ मोहम्मद खान, जो कि वर्तमान में, है ना, वर्तमान में बिहार के 42वें राज्यपाल हैं। 2 जनवरी 2025 से हैं, है ना। अगर बात कर ले कब से, 2 जनवरी 2025 को ये अपना पद ग्रहण। ठीक है, क्लियर? ठीक, आवाज यहां से बिल्कुल सही जा रही है, ग्राफ में कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। चलो आज की क्लास में एक बार सुनूंगा, है ना। अभी तो मेरे पास फोन नहीं है, मैं आवाज एक बार सुनूंगा। ठीक, और उसके बाद से दिक्कत आएगी तो मैं बात कर लूँ। ठीक है ना, हो गया यहाँ तक? चलो, अब बात करें कि क्या राज्य के ऐसे भी राज्यपाल हैं जो आगे चलकर राष्ट्रपति बने। हाँ, ठीक है ना। तो यहां पर लिख लेना ऐसे, नोट लिख के, नोट लिख के लिख लो। क्या चीज लिखना है कि बिहार के दो ऐसे राज्यपाल, बिहार के दो राज्यपाल जो भारत के राष्ट्रपति बने, जो भारत के राष्ट्रपति बने। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो पहला नाम लिख लेना यहां पर, क्या चीज? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और दूसरा नाम लिखना है रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। ठीक है, रामनाथ कोविंद। ठीक, अब कोई कह रहे हैं कि साउंड ठीक है, कोई कह रहे हैं कि बहुत गड़बड़ है। हो गया? हो गया यहां तक? चलिए, अब बात करते हैं किसकी? वर्तमान बिहार की। ठीक, बिहार की वर्तमान स्थिति। क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले तो पूछा जाएगा कि जिस बिहार की हम बात कर रहे हैं उस बिहार का वर्तमान क्षेत्रफल कितना है। तो क्या लिखोगे? लिखोगे 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर।
अगर पूछे कि ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है तो क्या लिखोगे? 2.86%। तो यहीं पर लिख लो क्या चीज? भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.86%। ठीक है, यानी कि भारत के पास जो टोटल क्षेत्रफल है उसके 2.86% क्षेत्रों पर अपना बिहार अवस्थित है। ठीक है, और टोटल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक, अब यहां से और क्या क्या बन सकता है? ठीक, अब देखो, पूछा जाए क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यहां पर क्या लिख दूं? यहां पर लिख दूं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य, 12वां सबसे बड़ा राज्य। ठीक है, और अगर आपसे स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी दोनों जोड़ के पूछे तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा 13वां सबसे बड़ा। क्या हो जाएगा? 13वां सबसे बड़ा। ठीक है ना? तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो अपना राज्य क्या है? भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? लिख लिया आपने? चलिए, अब क्षेत्रफल हो गया। अब बात करें किसकी? अब बात कर ले यहां पर जनसंख्या की। बिहार की जनसंख्या कितनी है? ठीक है, तो भारत सरकार की जो डेटा है वो कौन सी है? 2011 वाली। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो बिहार की जनसंख्या जो है कितनी है? 10,41,00,000। कितना? 10,41,00,000। ठीक है, लगभग में है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 10,41,00,000। और इस जनसंख्या की दृष्टिकोण से देखें तो ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य, तीसरा सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर अपना बिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल आ जाता है। ठीक है ना? तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से अपना राज्य जो है ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। हाँ बिल्कुल, 10,40,99,563, इसलिए मैंने लगभग में 40 की जगह पे 41 कर दिया। ठीक है ना? क्लियर है? तो 10,40,00,000। लेकिन अभी हाल ही में क्या किया गया? तो हाल ही में अगर हम देखें तो 2023 में हमने क्या करवाया? जाति आधारित गणना। और इस जाति आधारित गणना के अनुसार देखें तो 13 करोड़ से ज्यादा हमारी जनसंख्या कितनी हो चुकी है? 13 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या हो चुकी है। ठीक है, क्लियर? 13 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या हमारी हो चुकी है। हो गया यहां तक? चलो अब लिखो प्रशासनिक विभाजन। सही चल रहा हूं ना? स्पीड ज्यादा तो नहीं है? स्पीड ज्यादा तो नहीं है? अब यहां पर लिख लो क्या चीज? प्रशासनिक विभाजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। ठीक है ना? प्रशासनिक विभाजन ये क्या है? तो सरकार, देखा जाए तो सरकार के 3 अंग हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। ठीक है, विधायिका का कार्य क्या है? कानून बनाना। कार्यपालिका का काम क्या है? उस कानून को लागू करवाना, शासन प्रशासन चलाना। और न्यायपालिका की कार्य क्या है? तो आपको न्याय दिलवाना। ठीक है, ये इनका मूल उद्देश्य है, और अगर आप कानून का पालन नहीं कर रहे तो दंड भी उसी के द्वारा दिया जाता है।
वैसे ही राज्यों की बात कर ले तो राज्यों की प्रशासन भी करना है। ठीक, तो प्रशासन के लिए ही हमने पूरे भारत को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया हुआ है। अब उन राज्यों में देखा जाए, जैसे केंद्र में पूरा कार्यों का संचालन जो करता है वो प्रधानमंत्री करता है, वैसे ही राज्यों में कौन करेगा? मुख्यमंत्री। ठीक, अब इन राज्यों को भी कई सारे प्रशासनिक डिवीजन में हमने क्या किया है? विभाजित किया है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो बैठे रहेंगे कहां पर? पटना में। और आपके गांव में क्या डेवलपमेंट की आवश्यकता है, कौन सी सड़कें टूटी हुई है, कहां पर पानी की आवश्यकता है ना, कहां पर लाइट की आवश्यकता है, कहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है, ये तो नीतीश कुमार जी नहीं आएंगे देखने के लिए, है ना? तो फिर हमारा डेवलपमेंट ही नहीं होगा। इसीलिए हमने क्या किया? प्रशासनिक डिवीजन कर दी। ठीक, हमने राज्यों को किसमें? प्रमंडल में, प्रमंडलों को जिलों में, जिलों को अनुमंडल में, अनुमंडल को ब्लॉक में, ब्लॉक को ग्राम पंचायतों में, ग्राम पंचायतों को वार्ड में। इस तरीके से हमने क्या किया है? डिवीजन किया हुआ है, ताकि सही तरीके से प्रशासन यहां पर किया जा सके और हर एक क्षेत्र का विकास जो है उसे सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, तो उसी को हम देख रहे हैं, प्रशासनिक विभाजन हमने किस तरीके से किया हुआ है। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा क्या चीज? प्रमंडल। ठीक है, कितने प्रमंडल में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन, कितने डिवीजन में अपने राज्य को डिवाइड किया गया है? तो ये है आपके 9, है ना? प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9 प्रमंडल है। कौन कौन सी है? हर एक चीज करवाऊंगा, अभी पहले नंबर देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्या हो गया? प्रमंडल हो गया। प्रमंडल को हमने क्या किया है? जिला में डिवाइड किया है ना, डिस्ट्रिक्ट जिसे कहते हैं। जिला, कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। ठीक, उसके बाद इन जिलों को हमने अनुमंडल में, है ना, अनुमंडल जिसे हम क्या बोलते हैं? सब डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब डिवीजन बोलते हैं। कितने अनुमंडल है? तो वर्तमान में 101 है। ठीक है, उसके बाद अनुमंडल को हमने प्रखंड में डिवाइड कर रखा है ना, जिसको क्या कहा जाता है? ब्लॉक कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? ब्लॉक कहते हैं। तो ये कितनी है? ये है 534। कितनी है? 534 है। ठीक है, लिख लिया सबने? चलिए, प्रमंडल हो गया, जिला हो गया, अनुमंडल हो गया, प्रखंड हो गया। क्लियर? लिख लिया? चलिए, उसके बाद पूछेगा नगर निगम। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन बेहतर करने के लिए, विकास बेहतर करने के लिए हमने पंचायती राज व्यवस्था स्थापित कर रखा है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। वैसे ही शहरों में देखें तो नगर पालिका हमने स्थापित कर रखा है। नगर पालिका भी हमने 3 स्तरीय यहां पर स्थापित किया हुआ है। तो अगर आपसे पूछ ले कि नगर निगम कितने हैं पटना में, माफ करना बिहार में, ठीक है, नगर निगम अगर आप सभी से पूछे तो नगर निगम वर्तमान में कितने हैं? तो ये है 19। और पूछे कि 19वां यानी कि सबसे नया जो है वो कौन सा है? तो क्या लिखोगे? लिखोगे सहरसा। सहरसा जो है ये 19वां हमारा क्या है? नगर निगम है। तो नगर निगमों की संख्या कितनी हो गई? 19 हो गई। कितनी हो गई? 19 हो गई। ठीक है, अब आगे क्या लिखना है? आगे लिखना है नगर परिषद, जिसकी संख्या कितनी है? 88। तो नगर निगम के बीच नीचे क्या होता है? नगर परिषद, है ना, नगर परिषद। और नगर परिषद की संख्या कितनी है? ये है आपकी 88। ठीक है, कितनी है? ये है आपकी 88। ठीक, और फिर कहें यहां पर क्या चीज? नगर पंचायत, इसकी संख्या है 154, है ना। नगर पंचायत अगर आप सभी से कहें, है ना, नगर पंचायत, तो नगर पंचायत की संख्या कितनी है? ये है 154। ठीक है, कितना? 154। देखो, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बिहार जीके में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। फिर भी अगर हम मंडे टू फ्राइडे क्लास लें, करेंट अफेयर भी इसमें जोड़े, तो एग्जाम तक, है ना, 2 महीने में खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आपकी लाइव क्लासेस में एग्जाम तक करवाते रहूं, ताकि आपकी और हमारी कनेक्टिविटी जो है बनी रहे, और आपको जिस तरीके से आपको गाइडेंस चाहिए अंततः सिलेक्शन के लिए, वो सारी गाइडेंस मैं देते रहूं। इसलिए प्रयास करूंगा कि अंत तक मेरी क्लासेस यहां पर चलती रहे। ठीक है, अब हड़बड़ा के मत बोलना, है ना, हड़बड़ा के मत बोलना कि सर जी क्लास जल्दी से जल्दी खत्म कर दो, क्योंकि मेरी प्रयास रहेगी कि थोड़ा सा धीरे चलते हुए चलूं, ताकि मैं अंत तक आपके साथ जुड़ा। ठीक है ना।
क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? चलो एक और लिख लो पहले। 8058 क्या है यहाँ पर? ग्राम पंचायत है, ठीक है ना। तो अगर बात करें ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत की संख्या वर्तमान में 8058 है, ठीक है। ये घटते बढ़ते रहते हैं, तो कहीं पर भी देखोगे तो डेटा अलग भी हो सकता है, तो घबराना मत, ये मत सोचना कि सर ने गलत करवा रखा है, नहीं। 10 दिसंबर कहाँ डेट है? दिसंबर में डेट है, लेकिन फाइनल डेट कहाँ आई है? ठीक है ना, दिसंबर में ये है कि दिसंबर में आपका पेपर होगा, लेकिन फाइनल डेट नहीं आई है। जब फाइनल डेट आएगा मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक। तो मेरी बातों को ध्यान रखना। ग्रुप में ये मत कमेंट कर देना कि जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म करवा दी जाए। मैं अच्छे तरीके से देखूंगा क्या क्या चल रहा है, जितनी चीजें दी जा रही है वो सारी चीजें आप सभी करके आओ, ठीक है ना। क्लियर है? चलो ये हो गया। अब आगे लिखो राज्य की विधायिका। हमने प्रशासनिक विभाजन देख लिया, अब टॉपिक डालना है राज्य की विधायिका। राज्य की विधायिका, राज्य की विधायिका। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं है ना 10 तारीख डेट, ठीक है ना, इसलिए उसको फाइनल मत मानना। अभी संख्या के ऊपर डिपेंड करता है, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं बहुत ज्यादा यहां पर फॉर्म फिलअप नहीं किए गए हैं, तो एग्जाम एक दिन या फिर मैक्सिमम हो सकता है तो 2 शिफ्ट में हो सकता है। अगर एक शिफ्ट में रहा तो फिर मजा आएगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, मेरी इच्छा यही है कि जितने लोग बैच में हैं सबको मैं सिलेक्ट करवाऊं, चाहे इसके लिए आपके साथ कितना भी मेहनत करना पड़ जाए, ठीक है ना। इसलिए मेरी प्रयास यही रहेगी कि मैं इस बैच में लास्ट तक जुड़ा रहूं, क्योंकि जैसे ही किसी भी टीचर का बैच खत्म हो जाता है तो फिर उसको दूसरे बैच में लगा दिया जाता है। मैं अपना खत्म ही नहीं करूंगा, लास्ट तक पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ये मत बोलना सब कि सर इतना क्यों खींच रहे हो, आपके लिए खींचूंगा, ठीक है ना। और ऐसा नहीं होगा कि फालतू की चीजें नहीं, जो एग्जाम से रिलेटेड होगा वही सारी चीजें आप सभी को देते हुए चलूंगा, ठीक। चलो राज्य की विधायिका की बात कर लें, तो सबसे पहले तो ध्यान रखना कि अपने राज्य की विधायिका जो है वो कैसी है? वो है द्विसदनीय। कैसी है? द्विसदनीय है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं बाई कैमेरल, ठीक है। द्विसदनीय विधायिका। भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, ठीक है। द्विसदनीय। सबसे पहले तो यहां पर एक्स्ट्रा डेटा मैं कल ही बोला था ना कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा अगर उससे रिलेटेड भारत में विश्व में कुछ भी हो मैं उसको भी बताते हुए चलूंगा, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो द्विसदनीय विधायिका की बात कर लें तो भारत के 6 राज्यों में है ना, भारत के 6 राज्यों में है। ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। द्विसदनीय का मतलब क्या होता है? जहां पर 2 सदन है। पहली सदन जो होती है उसे कहा जाता है विधान सभा। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विधान सभा। और जो दूसरी होती है उसको बोलते हैं विधान परिषद। क्या बोलते हैं? विधान परिषद बोलते हैं। जैसे हमारे संसद के 2 अंग है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा जो होती है वो जनता की सदन होती है, और वहां के जितने भी प्रतिनिधि होते हैं, सदस्य होते हैं, उसको जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चूज करके भेजती है। वही सेम सिचुएशन हमारे राज्यों में विधानसभा की है ना। विधानसभा क्या होती है? जनता की सदन होती है, ठीक। और वहीं जैसे हमारा राज्यसभा है वैसे ही राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है। दोनों के एक समान कार्य हैं, लेकिन विधान परिषद जो है हमने सभी राज्यों में स्थापित नहीं किया है। भारत के मात्र जो 6 राज्य हैं उन 6 राज्यों में ही विधान परिषद आपको देखने को मिलती है। और इसके लिए मैंने ट्रिक भी बना रखा है। कौन कौन सा? तो बच्चे खेलते हैं ना, क्या बोलते हैं, है ना, बम टुक टुक बम, ठीक है ना। याद आया सभी को? बिहार पुलिस वाले बैच में कितने लोग का रखें, है ना। यहां पर क्या है? बम टुक, ठीक है। क्या है? बम टुक टुक बम। याद आ रहा है? चलो देखो इसका फुल फॉर्म लिख लो, क्वेश्चन आपके यहां से आएंगे। बी से तो हो गया अपना प्यारा बिहार,
ए से हो गया आंध्र प्रदेश, कौन सा? आंध्र प्रदेश। एम से हो गया महाराष्ट्र, ठीक है। टी से हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है। यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश और के से हो जाएगा कर्नाटका, ठीक। ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय विधायिका हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना। बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका, ठीक है। तो बच्चे खेल रहे थे, है ना, क्या खेल रहे थे? बम टुक टुक बम। आप सभी को याद हो जाएगा और इससे आप बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका याद रख सकते हो, ठीक है। ठीक, अब द्विसदनीय विधायिका है, अब आओ इसके संदर्भ में कुछ चीजें लिख, ठीक। द्विसदनीय विधायिका है तो आप सभी से सीटें पूछ ली जाती है, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं सीटों की संख्या, ठीक। तो सीट के संदर्भ में अगले पेज पर ही लिखता हूं ताकि अच्छे से मैं लिख पाऊं, ठीक है ना। सीट, सीटों की संख्या, तो ये सीट हमें 2 जगहों पर देखना है। कहां कहां पर? तो सबसे पहले तो एक संसद है, तो संसद में भी बिहार का प्रतिनिधित्व होगा, ठीक है। और दूसरा हमारे राज्यों में क्या है? इसे हम बोलते हैं राज्य विधानमंडल। क्या बोलते हैं? राज्य विधान मंडल। क्या बोलते हैं? राज्य विधान मंडल बोलते हैं। अब संसद के संदर्भ में देखें तो इसके 2 पार्ट, संसद के 3 अंग है, आप सभी को पता हो तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। लेकिन राष्ट्रपति सीट नहीं है, इसलिए हम उसकी बात यहां पर नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं संसद के लोकसभा की। तो संसद किससे बनता है? एक बनेगा लोकसभा को मिलाकर, ठीक, और एक इसमें क्या हो जाएगा? राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। वैसे ही राज्य विधानमंडल अभी हमने देखा क्या है? द्विसदनीय है, अर्थात इसके 2 सदन होंगे। एक सदन क्या कहलाएगा? एक सदन कहलाएगा विधानसभा। क्या कहलाएगा? एक सदन विधानसभा कहलाएगा और दूसरा सदन जो है वो विधान परिषद। क्या कहलाएगा? विधान परिषद कहलाएगा, ठीक है। राज्यों की विधानमंडल की बात कर लें तो अपने राज्य का विधानमंडल जो है उसके 3 अंग, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, इन तीनों को मिलाकर हमारे बिहार का राज्य का विधानमंडल बनता है, ध्यान रखना। तो अगर अंग पूछे तो उसमें क्या बताओगे? उसमें यह भी बताओगे कि राज्यपाल भी क्या है? उसका अंग है। संसद के अंग पूछे तो राष्ट्रपति भी इसका क्या है? अंग है, ध्यान रखना। अब बात करें सीटें कितनी कितनी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो लोकसभा की बात करें, बिहार में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 40, ठीक है। राज्यसभा की बात कर ले, इसके लिए कितनी सीटें हैं? 16, यानी कि राज्यसभा में बिहार से 16 प्रतिनिधि भेजा जाता है और लोकसभा में बिहार से 40 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। वही बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा में 243 सदस्य हैं। कितने? 243। और विधान परिषद की बात कर ले तो यहां पर सदस्यों की संख्या कितनी है? 75। ये 4 चीजें याद रखना है, इन 4 में से एक क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। 40, 16, 243, 75, ठीक है। अगर क्रमबद्धता से लिखना चाहो तो पहले राज्यसभा लिख देना, फिर लोकसभा, फिर विधान परिषद और फिर विधानसभा। 16, 40, 75, 243 ऐसे याद कर सकते हो। अगर संरचनात्मक तरीके से लिखना है तो इस प्रकार से लिख लो, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, 40, 16, 243 और 75, ठीक है। क्लियर? मजा आ रहा है ना? एक बार सही बताएं, समझ में आ रहा है? हर एक चीज समझ में आ रही है? हर एक चीज समझ में आ रही है सबको? और ध्यान रखना, ये 2025 का मौका जो है ना, ये दोबारा फिर कभी नहीं आएगा। इसलिए प्रयास पूरा करो, जितना मेहनत हो सके उतना मेहनत करो और इस बार सिलेक्शन ले ही लो। अन्यथा की स्थिति में अगले फिर 5 साल में बहुत देरी देरी में क्या होगा? वैकेंसीज आएगी, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, ये अपना अंतिम मेहनत समझ के मेहनत करना, आर या पार की लड़ाई यहां पर करना,
और प्रयास करना कि इस बार सिलेक्शन ले ही लेना है। और इसमें फिजिकल बहुत कम है, फिजिकल का लेवल तो वही है जो बिहार पुलिस वाला है, लेकिन यहाँ पर मेन फोकस क्या है? मेन फोकस है आपका ड्राइविंग स्किल। मैं ड्राइविंग स्किल में भी आप सभी को धीरे धीरे ट्रेंड करूंगा, टेंशन नहीं लेना है। आप पढ़ाई कर रहे हो, सर से पढ़ाई करो, लेकिन कहाँ कहाँ पर फोकस करना है, क्योंकि मैं भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने किया हुआ है, और जो कंबशन इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन, जिसे आईसी इंजन कहा जाता है, इसमें मैं अपने यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है ना। और मैंने इसमें इतनी मेहनत की हुई है कि अगर इंजन स्टार्ट हो ना, तो उसकी आवाज सुन के मैं बता सकता हूं कि इस इंजन में कोई गड़बड़ी है तो कहां पर गड़बड़ी है। इतना मैंने इस पर मेहनत किया है, क्योंकि मेरी शुरू से ही इच्छा रही है। ठीक है, मेरे घर पे जैसे दादाजी जो थे ना, उनके पास चक्की मिल थी, चक्की मिल चलाया करते थे, इंजन शुरू से ही थी। और पिताजी के मित्र जो थे वो इंजन बनाते थे, ठीक है ना, इंजन के कारीगर थे, तो कभी कभी खराब होता था तो वो आते थे वहां पर, बनाते थे। और मेरी क्यूरियोसिटी ये रहती है कि मैं जो भी चीजें देखता हूँ ना, बड़े इंटरेस्ट के साथ देखता हूँ। और उस समय से ही धीरे धीरे जानकारियां होने लगी कि इंजन में ये चीज होती है, ये चीज होती है। फिर आगे चलकर सोचा कि क्या करूं कि उसके बारे में बढ़िया से और नॉलेज हो जाए, तो फिर मैंने बीटेक कर लिया, ठीक है ना। तो इस संदर्भ में भी आप सभी को अवश्य ही मैं नॉलेज दूंगा जितना मेरे पास है, ठीक है ना। मैं बहुत ज़्यादा नॉलेज एक्वायर नहीं किया, लेकिन जितना भी है प्रयास करूंगा आप सभी को देने के लिए। अच्छा, मोटर व्हीकल एक्ट हिंदी में नहीं पढ़ा रहे, चलिए मैं देख लूंगा एक बार जो भी क्लासेस है। ठीक, ये समझ में आ गया, हमारी सीटें समझ में आ गई। यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं, तो यहाँ पर मैं स्टार लगा सकता हूँ, यहाँ पर मैं स्टार लगा सकता हूँ। यहाँ से 4 क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन और एक बाइकैमरल वाला रहेगा, ठीक है। उसके बाद से आगे बात करें, क्या चीज आगे हम बात करें, जो पंचायती राज व्यवस्था है ना। आगे यहाँ पर लिख लो बिहार। बिहार के संदर्भ में क्या लिखना है कि भारत का पहला ऐसा राज्य है, बिहार भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने पंचायती राज व्यवस्था में, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए या महिलाओं को 50% आरक्षण, ठीक है। ये आरक्षण कब दिया गया? ये दिया गया था पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत, ठीक है। 2006 के तहत हम भारत के पहले ऐसे राज्य बने जिन्होंने ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, चूंकि समाज की बात कर ले तो हमारे समाज में आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन जो यहाँ पर पुरुषवादी सोच रहे हैं, ये पुरुषवादी सोच कभी ये मतलब एक्सेप्ट नहीं किए कि महिलाएं हमारे ऊपर शासन प्रशासन करेगी, क्योंकि शुरुआती दौर से ही क्या रहा है, पितृसत्तात्मक हमारा समाज रहा है, पुरुष प्रधान समाज रहा है। महिलाओं को बस कुछ ही कार्यों के लिए यूज किया जाता रहा, जैसे घर का कार्य करना, बड़े और छोटों की सेवा करना, बच्चे पैदा करना, बस यही काम उसके संदर्भ में हमेशा ही देखा जाता रहा है। लेकिन देखा जाए तो ईश्वर ने कभी भेदभाव नहीं किया, हमारा संविधान भी कोई भेदभाव नहीं करता है ना। हमारा संविधान मौलिक अधिकारों में कहता है ना कि हम किसी भी आधार पर, चाहे वो लिंग हो, भाषा हो, जन्म स्थान हो, किसी भी आधार पर हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। तो फिर हम भेदभाव क्यों कर रहे हैं? तो हमारी शुरू से ही आती रही है। और इसलिए चूंकि आधी आबादी महिलाओं की ही है, तो प्रशासन में भी तो आधी चीजें है ना, आधा अधिकार उनके पास होना चाहिए। इसलिए हमने शुरुआत यहां पर कर दी, 50% का आरक्षण दे दिया। और वर्तमान में 21 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी ऐसा है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था के तहत महिलाओं को 50% सीटें दे दी गई है। तो शुरुआत करने वाला जो राज्य है वो है अपना प्यारा बिहार, ठीक है। तो बिहार ने क्या किया? बिहार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब बात करें, अब बात करें यहां पर क्या चीज, अब बात कर लें बिहार की सीमा। बिहार की सीमा, ठीक है। सीमा कोई लड़की नहीं है कि बिहार की सीमा के बारे में बात कर रहे हैं। सीमा यानी कि बॉर्डर है ना, बॉर्डर्स ऑफ बिहार।
बॉर्डर की हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो आओ देखते हैं एक बार। आज तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा ये, लेकिन इसको शुरू कर देते हैं और कल क्लास इसी से आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बिहार का मैप बनाना सीख लो, बड़ा ही आसान है। ठीक है, एक आपको ऐसी रेखा खींचनी है और फिर दूसरी ऐसी खींच देनी है। ये हो गया हमारा कौन सा, हमारा पश्चिमी क्षेत्र। उसके बाद ये ऊपर से ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा करके फिर ऐसे ऊपर लेकर चली जानी। ठीक है, अब ये जहां पर खत्म हो गया, यहां पर थोड़ा सा नीचे आके, है ना, और इस प्रकार से ये हो गया अपना प्यारा बिहार। बहुत ही आसान तरीके से अगर बनाने का प्रयास करें तो। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है इससे नीचे ही रहेगा, तो ये आप ऐसे ले जा सकते हो। ये हो गया अपना प्यारा बिहार। अब बात करें इसकी सीमा की, तो हमारे पास सीमा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय भी है। कैसी, अंतर्राष्ट्रीय भी सीमा है और साथ ही साथ हमारे पास राष्ट्रीय सीमा भी है। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि एक देश के साथ और साथ ही साथ 3 राज्य के साथ हमारा राज्य सीमा साझा करता है। सबसे पहले बात करें हम किसकी, उत्तर की, तो उत्तर में नेपाल है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और नेपाल के साथ ध्यान रखना 7 जिला जो है ये सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ 7 जिला सीमा साझा करते हैं। ठीक, उसके बाद बात करें हम कहां पर, हम बात करें पूरब में, तो पूरब में है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पूरब में क्या है, पूरब में है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की बात कर लें तो इसके साथ 3 जिला जो है, 3 जिला सीमा साझा करते हैं। ठीक, फिर बात करें यहाँ पर कहाँ, हम पश्चिम की बात कर लें तो पश्चिम में जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, है ना। पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन सा, उत्तर प्रदेश राज्य है। और उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिला, बिहार के 8 जिला जो हैं वो सीमा साझा करते हैं। और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में हो जाएगा झारखंड। ठीक है, दक्षिण में क्या हो जाएगा, दक्षिण में हो जाएगा झारखंड। ठीक है, झारखंड। और झारखंड जो है इस, ये भी है ना, बिहार का 8 जिला भी है ना, बिहार का 8 जिला झारखंड से भी सीमा साझा करता है। ठीक है, अच्छा सीमा हैदर बड़ा अभी तक याद रखे हो, यही सब याद रखो, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, है ना, कि पढ़ाने का तरीका आपको बड़ा पसंद आ रहा है। मैं प्रयास यही करता हूँ कि एकदम आसान भाषा में चीज़ें आप सभी को मैं डिलीवर कर दूं। और प्रयास मेरी यही है कि मैं वहीं पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाए। नहीं तो बिहार का सिलेबस तो बहुत लंबा है, 3-4 महीने जा सकते हैं, लेकिन इतना लंबा हमें नहीं चलना है। ठीक है, तो अभी इतना याद रखना कि उत्तर में नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और बिहार के 7 जिले इसके साथ सीमा साझा करते हैं, है ना। उसके बाद देखें तो पूरब में पश्चिम बंगाल है जिसके साथ 3 जिले सीमा साझा करते हैं। दक्षिण में झारखंड जो पहले बिहार का ही अंग था, 15 नवंबर 2000 को राज्य से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ और इसके साथ बिहार के 8 जिले सीमा साझा करते हैं। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है जिसके साथ बिहार के 8 जिले सीमा साझा करते हैं। ठीक है, इसको आपको याद नहीं करना पड़ेगा, मैं ट्रिक बता दूंगा, एक बार में याद हो जाएगा। अभी समय है हमारे पास 3 मिनट के आसपास, तो मैं यहां पर कुछ ट्रिक बता देता हूं। ठीक है ना, चलो फिर से मैप बनाएंगे, 2-3 बार बनाएंगे ताकि आप सभी को अच्छे से मैप बनाने आए। ठीक है, ये हो गया अपना प्यारा बिहार। ठीक, तो सबसे पहले हमने देखा उत्तर में क्या है, उत्तर में नेपाल है, नेपाल के साथ 7 जिला सीमा साझा करता है। ठीक है, इसके लिए मैंने भोजपुरी में ही ट्रिक बना रखी है। क्या बना रखी है, ठीक, तो देखो यहाँ पर जो कहानी है ना, मैंने छठ से रिलेट किया हुआ है ताकि आप सभी को क्या हो सके, याद हो सके। ठीक, तो जैसे देखो छठ का पर्व आया था और एक मतलब 2 मित्र गए थे कहाँ पर, बाजार करने के लिए, छठ का बाजार करने के लिए। ठीक है, लेकिन मतलब एक की जो गर्लफ्रेंड थी उससे बातचीत नहीं हो पा रहा था, वो बड़ा दुखी था। तो दूसरा दोस्त उससे पूछता है कि आखिरकार तुम दुखी हो क्यों, है ना। तो उसने बताया कि गर्लफ्रेंड से बात नहीं हो पा रही है, इस कारण से दुखी हूं। ठीक, तो इसने बोला फिर फोन दे दो ना उसको, फोन दे दो, आराम से क्या करते रहोगे, उससे बातें करते रहोगे। तो उसने बोला
कि फोन तो मैंने दिया ही है, लेकिन उसके घर वाले जब आए, जब उसने देखा कि ये किसी से बात कर रही है, तो उसका फोन ले लिए, सिम तोड़ के फेंक दिए। तो उसने बोला इसमें कौन सी टेंशन है, दूसरा सिम कार्ड दे दो। अब बोला कि कैसे? तो इसने आइडिया दिया। क्या आइडिया दिया? दोस्त ने बोला कि सिम कार्ड ले जाऊंगा मैं, पकड़ा जाऊंगा घर पे, फिर से छीन लिया जाएगा, तो क्या करूं? तो वो आइडिया दे रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या था? सीमा था। ठीक है। और लड़के का नाम क्या था? लड़के का नाम था पप्पू। तो दूसरा लड़का कह रहा है, किससे? पप्पू से कह रहा है कि पप्पू सीम, क्या करना है? सीम। पप्पू सीम। और क्या, कहां पर, कैसे पकड़े नहीं जाओगे? तो जो छठ का सूप है, सूप होता है ना अर्घ देने के लिए, जिसे डाला कहते हैं ना, सूप, तो कह रहा है कि पप्पू सीम सूप में। कहां पर भैया? तो सूप में। किस लिए? रिया के लिए। किन? है ना, रिया के लिए किन। ठीक है। क्या आइडिया दे रहा है? आइडिया दे रहा है कि पप्पू सीम सूप में रिया के लिए किन, और ले जाके उसको दे देना चोरी चोरी, छुपे छुपे, फिर से बात तुम्हारी होने लग जाएगी। तो यही चीजें यहां पर कहा गया। अभी याद करो क्या क्या है इसमें। तो एक प जो है, इससे है आपका पश्चिम चंपारण। ठीक है। क्या है? ये है आपका पश्चिम चंपारण। ठीक है। पू से क्या है? पू से है पूर्वी चंपारण। ठीक है। सी से क्या है? सी से है सीतामढ़ी। म से क्या है? म से है मधुबनी। सूप से क्या है? सूप से आपका सुपौल। रिया से क्या है? रिया से है अररिया। रिया से क्या है? अररिया। और कीन से है किशनगंज। क्या है? किशनगंज है। तो ये 7 जिले हैं जिसके साथ नेपाल लगती है। ठीक है। याद हो गया सबको? भूलोगे नहीं, है ना? भूलोगे नहीं, मैंने ऐसा ट्रिक बनाया है ना। समय जो है, समय समाप्ति की ओर है, तो यही आज रहेगा। कल के बाकी के 3 ट्रिक बताऊंगा। और ये जो मैंने यहाँ पर ट्रिक बनाया है, इस तरीके से बनाया है कि आपके जिले जो है ना, वो क्रमबद्ध तरीके से हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले पश्चिम चंपारण, है ना, ये पश्चिम चंपारण हो गया। उसके बाद आपका पूर्वी चंपारण हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा सीतामढ़ी। ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? मधुबनी हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? सुपौल हो जाएगा। फिर आपका अररिया हो जाएगा। और फिर आपका किशनगंज हो गया। बिल्कुल लाइन से है ये 7 जिले। तो अगर क्रमबद्ध तरीके से भी पूछ ले तो आप इजली तौर पर इसका आंसर कर पाओ। ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। सेशन आप सभी को कैसा लगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताना। पूरे सेशन में कोई डाउट रहा हो तो अभी भी पूछ लो, है ना। और साथ ही साथ जो वीडियो के बाद कमेंट बॉक्स का सेक्शन होगा, वहां पर भी कमेंट करके पूछ लेना। बाकी ग्रुप है ही, टेलीग्राम ग्रुप में करोगे तो ज़्यादा रिप्लाई में दे पाऊंगा। ठीक है। क्योंकि उसका नोटिफिकेशन हमेशा ही आता है। और बाकी एप्लीकेशन का होगा तो जब मैं वीडियो खोलूंगा तभी देख पाऊंगा। तो बढ़िया क्या है, डाउट के लिए आप सभी टेलीग्राम ग्रुप का प्रयोग करें। मुझे टैग करके मुझसे जो भी डाउट हो आप सभी अवश्य ही। ठीक है। करेंट अफेयर से कितना पूछता है? अब देखो, बिहार दरोगा में चूंकि 40 तो आपका ड्राइविंग सेक्शन है, 60 ये है। और 60 के अकॉर्डिंग देखें तो करंट अफेयर के लिए आपके बहुत ज़्यादा देखें तो 5 से 8 क्वेश्चन या 10 भी पूछ सकता है। क्योंकि जो ट्रेंड बिहार पुलिस का रहा है, उसमें प्रयास ये किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाए, है ना। तो करंट बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी 4 से 8 के बीच में रख के चलना खुद से कि हाँ इतने क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के आए। ठीक है। क्लियर है? ठीक। चलिए फिर सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, है ना। और मिलते हैं फिर कल। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।